चलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम परिसर अध्ययन इस विषय में घटक मानचित्र हमारा साथी देखने वाले हैं। देखो, हमारे परिसर की जमीन समान ऊंचाई की नहीं होती। ऊंची नीची होने के कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं। इससे पहाड़, घाटी, पठार, मैदान, द्वीप आदि भूरूप तैयार होते हैं। इसका अध्ययन तुमने तीसरे प्रकरण में किया है। देखो क्या समझ में आता हमारे परिसर की जो जमीन होती है वो समान ऊंचाई की नहीं होती, ऊंची नीची होती है। और ऊंची नीची होने के कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं और इसी आकार को पहाड़, घाटी, पठार, मैदान, द्वीप आदि नाम दिया जाता है। और इसी का अध्ययन तुमने प्रकरण 3 में किया हुआ है। अपना परिसर कैसा है इसे अच्छी तरह से समझने के लिए वहाँ की भूरचना अर्थात प्राकृतिक रचना की जानकारी होना आवश्यक है। देखो हमारा परिसर कैसा है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए वहाँ की भूरचना अर्थात प्राकृतिक रचना की जानकारी होना आवश्यक होता है। कक्षा चौथी में हमने मानचित्र संबंधी जानकारी प्राप्त की थी। उसमें 5000 वर्ष पूर्व का मानचित्र था। इसका अर्थ है कि मानव को पहले से मानचित्र बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। उस समय मानचित्रों का उपयोग मुख्य रूप से युद्ध के लिए होता था। युद्ध करते समय क्षेत्र की भूरचना यानी कि प्राकृतिक रचना की गहरी जानकारी आवश्यक होती थी। इससे शत्रु को पराजित करने के लिए दांवपेच खेलना सहज होता था। इस काम के लिए परिसर की भूरचना के मानचित्र का उपयोग किया जाता था। देखो यहाँ पे हमारा ऐसे समझ में आया कि कक्षा चौथी में हमने मानचित्र संबंधी जानकारी प्राप्त की थी और वहाँ पे 5000 वर्ष पूर्व का मानचित्र था। इसका अर्थ मानव को 5000 वर्ष पूर्व भी मानचित्र की उपयोग की जरूरी पड़ी थी। मतलब 5000 वर्ष पूर्व भी मानचित्र बनाने की आवश्यकता मानव को हुई थी। उस समय मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से युद्ध के लिए होता था। युद्ध करते समय भूरचना की यानी कि प्राकृतिक रचना की गहरी जानकारी आवश्यक होती थी। इससे शत्रु को पराजित करने के लिए दांवपेच खेलना सहज होता था। इस काम के लिए परिसर की भूरचना के मानचित्र का उपयोग किया जाता था। भूरूप की ऊंचाई, आकार आदि का अंतर ध्यान में रखकर मानचित्र में विविध भूरूप दर्शाए जा सकते हैं। मानचित्र पर ये भूरूप भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दर्शाए जाते हैं। मानचित्रों के आधार पर भूरूप कौन कौन सी पद्धतियों द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, आओ इसे समझें। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, तो भूरूप की ऊंचाई, आकार आदि का अंतर ध्यान में रखकर मानचित्र में विविध भूरूप दर्शाए जाते हैं। मानचित्र पर यह भूरूप भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दर्शाए जाते हैं। मानचित्रों के आधार पर भूरूप कौन कौन सी पद्धतियों द्वारा बनाए जाते हैं, यह हम आगे सीखने वाले हैं। करके देखो, तुम्हारे विद्यालय के विद्यार्थी शहर के लिए एक किले पर जाने वाले हैं। तुम लोग बस से एक स्थान पर उतरे हो। किला एक पहाड़ पर है। वहाँ जाने के लिए तुम्हें और एक पहाड़ तथा एक खाई पार करनी है। दोनों पहाड़ और खाई को संलग्न चौखट में दर्शाओ। यह दर्शाते समय इस बात पर विचार करो कि इसमें खाई की गहराई और पहाड़ की ऊंचाई कैसे दर्शाई जाएंगी। देखो ऐसा एक मन में समझो कि आप सैर पे गए और एक जगह पे एक स्थान पे उतरे हो। आप जो किला देखने गए वह किला एक पहाड़ पर है और वहाँ जाने के लिए
तो जाने के लिए तुम्हें एक पहाड़ तथा एक खाई पार करके जाना पड़ेगा। क्या? पहले एक पहाड़ तथा एक खाई पार करके जाना पड़ेगा। दोनों पहाड़ और खाई को संलग्न चौखट में दर्शाओ और यह दर्शाते समय इस बात पर विचार करो कि इसमें खाई की गहराई और पहाड़ की ऊंचाई कैसे दर्शाई जाएंगी। बताओ तो। देखो देखो यहाँ पे बताया गया। अब सबसे पहली बात, मानचित्र या तो नक्शा समझते समय जो ऊपर वाली बाजू होती है, ऊपर वाली बाजू ये उत्तर होती है, नीचे वाली बाजू दक्षिण होती है। देखो, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। और जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो हमारे बाएं तरफ पश्चिम दिशा आती है, तो दाएं तरफ पूरब दिशा आती है। देखो यहाँ पे बताया भी जाता है ऊपर वाली जो बाजू है वह उत्तर दिशा होती है, उत्तर। यह मानचित्र अ है और यह काय से बना है? तो समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी 100 मीटर है। समोच्च रेखाओं द्वारा बनाया गया यह मानचित्र है। देखो ये बाहर वाली जो रेखा है, ये रेखा क्या दर्शाती? तो ये रेखा जैसी जैसी गई है वैसे वैसे भाग की ऊंचाई 200 मीटर है, समुद्र सतह से 200 मीटर है। देखो पूरी जो ये रेखा है उसकी ऊंचाई सब जगह पे क्या बताया गया है तो आपको 200 मीटर ऊंचाई, और जो 200 मीटर ऊंचाई वाले स्थान है वह इस रेखा से दर्शाए गए हैं। या तो जो मतलब समोच्च रेखा मतलब क्या? तो समान ऊंचाई वाले स्थान को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे समोच्च रेखा कहा जाता है। समोच्च मतलब समान ऊंचाई वाले भाग को जोड़ने वाली रेखा। ये देखो ये अंदर वाली रेखा क्या है? तो ये जो रेखा ऐसे ऐसे गई है वह जिस भाग की ऊंचाई समुद्र सतह से 300 मीटर है उन भागों को दर्शाती है, उन जगह को दर्शाती है। देखो ये क्या है? तो 300 मीटर ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाती है या तो जोड़ती है। अंदर में देखो अब ये जो रेखा है जिन भागों की ऊंचाई 400 मीटर है उन भागों को दर्शाती है। मतलब क्या? समोच्च रेखा मतलब समान ऊंचाई वाले भाग को, स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। और यह जो मानचित्र है यह समोच्च रेखाओं का उपयोग करके बनाया गया मानचित्र है। और यहाँ पे जो त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई 500 मीटर है और यहीं पे वह किला है और यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट देखो, अब ये मानचित्र ब, पहले वाला मानचित्र था अ जो कि सिर्फ समोच्च रेखाओं द्वारा बनाया गया था। अब ये मानचित्र दूसरा है, यह अलग अलग रंगों की सहायता से बनाया गया है। तो उसमें क्या किया? देखो जो जो इधर देखो ये सूची दी गई होती है, उसमें जानकारी दी गई होती है। सबसे नीचे वाला जो हरा रंग है चौखट में वह बताता है कि 200 मीटर से कम ऊंचाई। देखो क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी बताया गया है ना ऊंचाई किस में है? मीटर में। मतलब जो हरा भाग है यह 200 मीटर से कम ऊंचाई बताता, तो पीला भाग जो बताता है वो 200 से 300 तक ऊंचाई बताता है। पीले के ऊपर वाला हल्का ऑरेंज वाला भाग वह 300 से 400 मीटर की ऊंचाई बताता है, और सबसे ऊपर वाला गहरा ऑरेंज वाला भाग जो है वो 400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला भाग बताता है। तो देखो ये रंगों का उपयोग क्या किया? तो सिर्फ समोच्च रेखाओं के बीच में ये रंग भरा। और ये पीला रंग क्या बोल रहा है? तो 200 से 300 तक ऊंचाई। ये जो हरा रंग है ये बोलता है कि 200 से कम ऊंचाई। यह हल्का ऑरेंज रंग बताता है कि 300 से 400 मीटर तक ऊंचाई, और यह गहरा ऑरेंज रंग बताता है 400 मीटर से अधिक ऊंचाई। और यहीं पे वो त्रिभुज की सहायता से दिखाया गया किला है। मतलब ये दूसरा जो मानचित्र है वह रंगों की सहायता से बनाया है। और जो मानचित्र स मतलब तीसरा मानचित्र है, यह मानचित्र कैसा? तो हमने जो ऊपर अवकाश में अलग अलग उपग्रह छोड़े हैं, ऊपर में
अलग अलग उपग्रह की सहायता से जो अलग अलग पृथ्वी की तस्वीरें ली गई है, फोटोज ली गई है, और उन्हीं को जोड़ के यह सीधा उठाव दर्शक नक्शा बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, और यह सबसे अच्छा मानचित्र है। देखो, अब हमने मानचित्र बनाने की 3 विधियां देखी। नंबर 1 में देखी तो समोच्च रेखाओं द्वारा, नंबर 2 में देखी वह विविध रंगों की सहायता से, और नंबर 3 में उठाव दर्शक मानचित्र। देखो, देखेंगे आगे। ऊपर दिए गए मानचित्रों का निरीक्षण करो। यह सभी मानचित्र एक ही क्षेत्र की भूरचना दर्शा रहे हैं, परंतु मानचित्रों में अंतर है। मानचित्र का निरीक्षण करके आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक 1, मानचित्र अ में क्षेत्र की ऊंचाई किस आधार पर दर्शाई गई है? इनके उत्तर बताओ। तो किस आधार पर दिखाई गई है, दर्शाई गई है? तो समोच्च रेखा के आधार पर उसी क्षेत्र की ऊंचाई दिखाई गई है या तो बताई गई है। नेक्स्ट, मानचित्र ब में रंगों का उपयोग किस लिए किया गया है? तो मानचित्र ब में रंगों का उपयोग ऊंचाई दर्शाने के लिए किया गया है। 3, मानचित्र स अन्य 2 मानचित्रों से किस प्रकार से अलग है? ये इस प्रकार अलग है, तो इसमें प्रत्यक्ष फोटोज, अलग अलग फोटोज जोड़ के प्रत्यक्ष उठाव दर्शक मानचित्र बनाया गया। उसमें समझने के लिए सबसे आसान है, इसलिए ये ऊपर वाले अ और ब दोनों मानचित्रों से मानचित्र स अलग है। नेक्स्ट, मानचित्र अ, ब और स में सबसे ऊंचा स्थान किस दिशा में है? तो वह देखो आग्नेय दिशा में है। नेक्स्ट, अ, ब तथा स में किस मानचित्र द्वारा भूरचना अच्छी तरह से समझ में आती है? तो मानचित्र स द्वारा भूरचना अच्छी तरह से समझ में आती है। उसके बारे में हम आगे और देखने वाले हैं। देखो, कागज पर मानचित्र खींचते समय भूरचना की लंबाई तथा चौड़ाई सहजता से दर्शाई जा सकती है। क्या बताया गया? कागज पर मानचित्र खींचते समय भूरचना की जो लंबाई तथा चौड़ाई होती है वह सहजता से दर्शाई जाती है, परंतु भूरचना की गहराई तथा ऊंचाई सहजता से दिखाई नहीं जा सकती, और इन मुद्दों को मानचित्र में दिखाने के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। क्या ध्यान में आए? हमारे किसी भी कागज पे हम जब मानचित्र दर्शाते हैं, बनाते हैं, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई सहजता से दर्शाई जाती, लेकिन उसकी ऊंचाई तथा गहराई वह सहजता से नहीं दिखाई जाती। और वह ऊंचाई और गहराई दिखाने के लिए मानचित्र में अलग अलग भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, और वह पद्धतियाँ है, नंबर 1 समोच्च रेखा पद्धति, नंबर 2 रंग पद्धति, नंबर 3 उठाव तथा उभार दर्शक प्रारूप, जो कि हमने पहले तीनों देखे थे। जो अ वाला था वह हमारा समोच्च रेखा पद्धति द्वारा बनाया गया मानचित्र था। जो ब वाला था वह रंग पद्धति द्वारा बनाया गया मानचित्र था, और जो स वाला था वह उठाव तथा उभार दर्शक प्रारूप यानी कि प्रत्यक्ष छायाचित्र, फोटो ही लिया हुआ वह मानचित्र था। चलो देखिए आगे। 1 समोच्च रेखा पद्धति। इस पद्धति का उपयोग मानचित्र में जमीन की ऊंचाई और निचलापन दर्शाने के लिए करते हैं। जमीन की ऊंचाई समुद्र की सतह से नाप लो। इसके बाद समान ऊंचाई के स्थान निश्चित किए जाते हैं और मानचित्र में उनका उल्लेख उचित स्थान पर किया जाता है। मानचित्र पर दिखाए गए यह स्थान रेखा की सहायता से एक दूसरे से जोड़े जाते हैं और समान ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली इस रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। मानचित्र अ देखो, इसमें समान ऊंचाई के स्थानों के आधार पर रेखाएं खींची गई है और इस पद्धति के कारण क्षेत्र की जमीन का ऊंचा नीचा आकार सहजता से ध्यान में आता है। देखो एक बार पीछे जाके देखेंगे क्या बताया गया है। तो सबसे पहले क्या किया, समुद्र सतह से ऊंचाई
गिन ली। और ऊंचाई गिनने के बाद देखो यहाँ पे ऊंचाई बताई गई 200 मीटर, यहाँ पे 200 मीटर, यहाँ पे 200 मीटर और ये नीचे भी 200 मीटर। तो क्या किया, जो 200 मीटर वाली ऊंचाई है वहाँ पे एक अलग से निशान लगाए और उन्हीं स्थानों को एक रेखा से जोड़ दिया। और जो जोड़ने वाली रेखा होती है उसे समोच्च रेखा कहा जाता है। तो इस पद्धति से जमीन की भूरचना की ऊंचाई तथा गहराई आसानी से समझ में आती है। और एक देखो ना, ये देखो यहाँ का स्थान 300 है, यहाँ का स्थान 300 मीटर ऊंचाई है, यहाँ का भी स्थान 300 मीटर ऊंचाई है। मतलब ये पूरी रेखा क्या करती, तो जिन जिन स्थानों की ऊंचाई 300 मीटर है उन्हीं स्थानों के जो निशान या तो बिंदु होते उन्हीं को जोड़ती है और इसीलिए उसे समोच्च समान ऊंचाई वाले स्थान जोड़ने वाली यह रेखा है, इसलिए उसे समोच्च रेखा कहा गया। चलो आगे चले। देखो जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसी के कारण क्षेत्र की जमीन का ऊंचा नीचा आकार सहजता से यानी कि ऊंचाई गहराई सहजता से समझ में आती है। क्षेत्र की ढलान तथा विविध स्थानों की ऊंचाई समझने में मदद होती है। यह ध्यान में रखो, यदि समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है। देखो समोच्च रेखाएं जो होती है उसके बीच वाली दूरी जब दूरी कम हो समोच्च रेखाओं के बीच वाली, तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है। और यदि यह दूरी अधिक हो तो जमीन की ढलान मंद है। इस जानकारी के लिए संलग्न या तो आगे वाली आकृति हम देख लेंगे। देखो ये दो पहाड़ी है, ये एक वाली पहाड़ी, ये उसके बाजू वाली दूसरी पहाड़ी। तो क्या है, देखो यहाँ पे ये जो पहले वाली पहाड़ी है उसकी जो ये ढलान है यह कम है, मंद है, और इधर वाली पहाड़ी की जो ढलान है वह तीव्र है। देखो यह ढलान कैसी है, तीव्र है। तो उसको ये समोच्च रेखाओं द्वारा कैसा बताते, देखो ये जो रेखाएं है समोच्च रेखाएं उसके बीच में ज़्यादा अंतर है। देखो ये वाली रेखा दोनों के बीच में इतना अंतर, ये वाली रेखा दोनों के बीच में इतना अंतर, यह अंतर ज़्यादा है, इसका मतलब यह उतार मंद है। और इधर देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो समोच्च रेखाएं है, ये जो गोल गोल खिंची हुई समोच्च रेखाएं है, इसके बीच वाला अंतर कम है। और जब बीच वाला अंतर कम होगा तो उस पहाड़ी का ढलान जो है तीव्र है, ऐसा समझ लो। शॉर्ट में क्या बताया जाता है हमें, तो समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो ढलान मंद है, और बीच वाली दूरी समोच्च रेखाओं के बीच वाली दूरी समोच्च रेखाओं के बीच वाली दूरी ज़्यादा हो तो ढलान मंद है, समोच्च रेखाओं के बीच वाली दूरी ज़्यादा है तो ढलान मंद है, और समोच्च रेखाओं के बीच वाली दूरी कम है तो ढलान तीव्र है, ऐसा यहाँ पे समझ लो। चलो नेक्स्ट नंबर 2, रंग पद्धति। यह समोच्च रेखाओं पर आधारित पद्धति है, लेकिन इसमें और एक बात क्या कही, तो इस पद्धति में समोच्च रेखाओं के बीच रंग भरे जाते हैं। देखो रंग पद्धति वाला मानचित्र जो है उसमें समोच्च रेखाओं वाला उपयोग तो किया ही जाता है, समोच्च रेखाओं का उपयोग तो किया ही जाता है, लेकिन उनके बीच में रंग भरे जाते हैं। प्रत्येक रंग की ऊंचाई के अनुसार निश्चित किया जाता है, प्रत्येक रंग यह ऊंचाई के अनुसार निश्चित किया जाता है। जल भागों के लिए नीला रंग और उनसे संलग्न जमीन के लिए गहरा हरा रंग, इससे अधिक ऊंचाई की जमीन के लिए हल्का हरा रंग तथा इससे भी अधिक ऊंचाई की जमीन के लिए पीला रंग। 7 वाली रंग तालिका का निरीक्षण करो। ऊंचाई के अंतर के अनुसार रंग संगति में होने वाला परिवर्तन ध्यान में रखो।
समोच्च रेखाओं के बीच उपयोग में लाए गए रंगों के कारण भूरचना का अंतर तुरंत ध्यान में आता है। मानचित्र ब देखो, देखो क्या क्या ध्यान में आता है यहाँ पे। तो सात वाली जब रंग तालिका का निरीक्षण किया जाए तो ऊंचाई के अनुसार रंग संगति में होने वाला परिवर्तन भी ध्यान में आता है और समोच्च रेखाओं के बीच उपयोग में लाए गए रंगों के कारण भूरचना की अंतर तुरंत ध्यान में आता है, यानी कि भूरचना की ऊंचाई तथा गहराई का अंतर तुरंत ध्यान में आता है। देखो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो है नीला रंग पानी के लिए दिया जाता है और ये 0 से 75 मीटर तक की ये खोली है, गहराई है, गहराई। देखो ये क्या है, ये यहाँ पे दो हरा और ये हल्का नीला रंग, ये दोनों के बीच वाला जो भाग है यह है 0, समुद्र सतह बोला जाता है उसके। यहाँ से ऊंचाई तथा गहराई नापी जाती है। देखो ये यहाँ तक का भाग बोलता है, ये 0 से लेकर 75 मीटर यहाँ पे गहराई है और नीचे में देखा जाए तो ये नीले के नीचे वाला जो थोड़ा ज़्यादा गहरा रंग है वहाँ की गहराई 75 मीटर से 150 मीटर तक की गहराई है और जो सबसे निचला गहरा नीला रंग है वहाँ की जो गहराई है वह 150 मीटर से भी कम है, यानी कि 150 मीटर तक है। देखो ऊपर जो हरा भाग है, ये हरा भाग क्या है, तो 0 से लेकर 75 मीटर तक ये ऊंचाई बताता है और ये जो ऊपर वाला भाग है 75 मीटर से 150 मीटर तक की ऊंचाई बताता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई ये रंगों की सहायता से दिखाई जाती है और उनकी ऊंचाई के लिए रंगों की सहायता से समझने के लिए मानचित्र के साथ एक ऐसी एक सूची दी जाती है और उसी सूची को देख के हमें पूरा मानचित्र समझ में आता है और रंगों की सहायता से आसानी से हम ऊंचाई तथा गहराई समझ सकते हैं। नंबर 3, उठाव तथा उभारदर्शक प्रारूप। यह सबसे आधुनिक पद्धति है। कौन सी? उठाव तथा उभारदर्शक प्रारूप जो है यह सबसे आधुनिक पद्धति है और इसमें क्या किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रहों की मदद लेनी पड़ती है। यानी कि हमने जो पृथ्वी के बाहर कृत्रिम उपग्रह छोड़े हैं, उस कृत्रिम उपग्रह द्वारा भेजी गई जो जानकारी है उस जानकारी का उपयोग करके यह मानचित्र बनाए जाते हैं। मानचित्र स देखो, उस ऊंचाई के अनुसार भूरचना में होने वाले परिवर्तन इस मानचित्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्यों? तो यह जो हमने पृथ्वी के बाहर अलग अलग कृत्रिम उपग्रह भेजे हैं, उन कृत्रिम उपग्रह के द्वारा सीधी तस्वीरें फोटो जमीन नीचे भेजी जाती है और उन फोटोज की सहायता से यह नंबर 3 वाला उठाव तथा उभारदर्शक प्रारूप बनाया जाता है। यह सबसे आधुनिक पद्धति है। ऊपर दी गई पद्धतियों का उपयोग करके मानचित्र तैयार करने पर क्षेत्र की प्राकृतिक रचना अथवा भूरचना सही समझ में आती है, अर्थात ऊंचाई, गहराई अथवा ढलान आदि का अनुमान होता है। संगणक की सहायता से इस मानचित्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है। प्राकृतिक मानचित्रों का उपयोग हम सेना की गतिविधियां, पर्यटन, गिरि भ्रमण, मार्ग तैयार करना, परिसर का विकास, इसके नियोजन के लिए किए करते हैं। थोड़ा सोचो। देखो अब यहाँ पे हम समोच्च रेखा की सहायता से मानचित्र बना सकते हैं। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? देखो ये भाग की ऊंचाई है 100 मीटर, ये भी बिंदु की ऊंचाई 100 मीटर, ये भी बिंदु की ऊंचाई 100 मीटर। मतलब हमें ये ऐसे जोड़ने पड़ेंगे। 100 मीटर जिन जिन बिंदुओं की ऊंचाई है उनको एक रेखा की सहायता से जोड़ना पड़ेगा। तो नंबर 2 में जिन बिंदु की ऊंचाई 200 मीटर है उनको ऐसा 200 मीटर वाली बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ना पड़ेगा। तो
जिन बिंदुओं की ऊंचाई 300 मीटर है उनसे एक रेखा से जोड़ना पड़ेगा और उसी को समोच्च रेखा द्वारा बनाया गया मानचित्र बोलेंगे। देखो, ऊपर वाले चौखट में भिन्न भिन्न ऊंचाई वाले स्थान दिए गए हैं। इनमें इनमें से समान ऊंचाई पर स्थित स्थानों के बिंदुओं को देखो। समान ऊंचाई वाले स्थानों के बिंदुओं को रेखाओं से जोड़ो। यह कृति करते समय तुमने मानचित्र में भूरूप दर्शाने की एक पद्धति का उपयोग किया। इस पद्धति का नाम नीचे रिक्त चौखट में लिखो। देखो ना क्या किया हमने। जो ऊपर वाला मतलब ये वाला, ऊपर वाला मतलब क्या, तो ऊपर वाले चौखट में भिन्न भिन्न बिंदुओं वाले यह ऊंचाई वाले बिंदु है। यानी कि 100 मीटर वालों को हमने अलग जोड़ा, 200 मीटर वालों को अलग जोड़ा, 300 मीटर वालों को अलग जोड़ा। तो यह जोड़ते समय हमने क्या किया, तो बिंदुओं को रेखाओं से जोड़े। और यह कृति करते समय हमने यानी कि आपने मानचित्र में भूरूप दर्शाई और यह दर्शाने की एक पद्धति है। यह पद्धति का नाम ये निम्न चौखट में लिखो। तो यह पद्धति है, देखो, समोच्च रेखा पद्धति। नेक्स्ट, क्या तुम जानते हो मानचित्र तैयार करने के अनेक आधुनिक पद्धतियाँ अब विकसित हुई है। इसमें पहले प्रकाश छाया पद्धति का उपयोग करके मानचित्र तैयार किए जाते थे। नीचे दिया गया मानचित्र का उसका उदाहरण है। क्या, तो प्रकाश छाया पद्धति का उपयोग करके भी मानचित्र तैयार किए जाते थे और नीचे दिए गए मानचित्र उसी का उदाहरण है। ये वाला मानचित्र प्रकाश छाया पद्धति मतलब जहाँ पे प्रकाश बताया गया यह ऊंचाई वाला भाग, और जहाँ पे छाया बताई जाती है ये गहराई वाला भाग, ये प्रकाश छाया पद्धति कहा जाता है। थोड़ा सोचो, रंग पद्धति का उपयोग करके एक अन्य प्रकरण में भी मानचित्र दिया गया है। वह मानचित्र खोजो और उसका शीर्षक चौखट में लिखो। इसके पहले भी हमने क्या, तो रंग पद्धति का उपयोग करके इसके अलावा और एक प्रकरण में मानचित्र बनाया है, दिया है। वह मानचित्र खोजो और उसका शीर्षक यह चौखट में लिखो। नेक्स्ट, करके देखो। अपने विद्यालय अथवा घर के परिसर के विभिन्न घटकों को दर्शाने वाला प्रारूप तैयार करो। तैयार किया गया प्रारूप और मित्र द्वारा तैयार किया गया प्रारूप एक दूसरे को देखने के लिए दो। मित्र के प्रारूप के समझे हुए घटकों तथा न समझे हुए घटकों की अलग अलग सूचियाँ बनाओ। प्रारूप के समझे हुए और न समझे हुए घटकों के बारे में एक दूसरे से चर्चा करो। मित्र द्वारा तैयार किया गया प्रारूप में कुछ घटकों को तुम क्यों नहीं समझ पाए, इस पर चर्चा करो। मानचित्र का उपयोग अनेक लोग करते हैं। प्रारूप अथवा मानचित्र में विविध घटक दिखाए जाते हैं। वे भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दिखाए जाते हैं, तो प्रारूप अथवा मानचित्र समझने में कठिनाई होती है। अंततः मानचित्र में दर्शाए गए घटक सभी लोग सहजता से समझ सके, इस दृष्टि से चिन्हों तथा संकेतों का उपयोग किया जाता है। यह संकेत और चिन्ह ऐसे विशिष्ट और समान पद्धति द्वारा दर्शाए जाते हैं कि यह सामान्यतः सभी की समझ में आ सकेंगे। संकेत, मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकेत प्राय भूमितीय आकृतियों के स्वरूप में होते हैं। उदा रेखा, वृत्त, त्रिकोण, त्रिभुज, बिंदु इत्यादि। चिन्ह, मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह उन घटकों के चित्र रूपों की छोटी आकृतियाँ होती है। उदाहरण मंदिर, किला इत्यादि। चिन्हों तथा संकेतों का उपयोग करने पर संबंधित स्थानों के विषय में संक्षिप्त तथा सही जानकारी मानचित्र पढ़ने वाले को प्राप्त होती है। चिन्ह तथा संकेत जिन बातों के लिए उपयोग में लाए गए हैं उसकी जानकारी मानचित्र की सूची में दी जाती है। देखो, अब यहाँ पे चिन्ह बताओ, तो नीचे दिए गए चिन्ह तथा संकेत पहचानो और उनके नाम चौखट में लिखो। देखो,
नंबर 1 वाला चिन्ह किसका है? ये संकेत काय का किसे का है? तो सभी पढ़े आगे बढ़े। नंबर 2 वाला सह्याद्री या तो नेशनल चैनल का है, ये थांबा स्टॉप का है। यह प्लस का चिन्ह डॉक्टर का है। यह त्रिभुज में बताया गया एक विद्यार्थी भागते हुए बताया गया है, यह एक सामने या तो आगे स्कूल है ऐसे बताता है। और ये नीचे बाल भारती का है। भारतीय सर्वेक्षण संस्था द्वारा मानचित्र तैयार करने हेतु उपयोग में लाए गए कुछ चिन्ह तथा संकेत साथ में दर्शाए गए हैं, इनका अध्ययन करो। ये देखो, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस का ये चिन्ह है, संकेत है, मतलब डाक कार्यालय। यह जो संकेत है चिन्ह है, यह बंदरगाह का है। यह जो संकेत है चिन्ह है दीपगृह। यह चिन्ह किला, यह स्मशान भूमि बताता। और नीचे में ये रेखाएं, कटती हुई रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताता है। आगे यह 1967 में युद्ध भूमि का है। 2 तलवार जब ऐसे क्रॉस में बताई जाती, यह युद्ध भूमि का है। यह चिन्ह रेल मार्ग का है। यह चिन्ह कुआं, यह चिन्ह झरना। यह त्रिभुज 200 मीटर ऊंचाई यानी कि स्थानिक ऊंचाई दिखाने वाला है। यह चिन्ह बस्ती का है। यह हरी घास वाला चिन्ह है। यह समोच्च रेखा का चिन्ह है। यह तालाब का चिन्ह है। नीचे सड़क का चिन्ह है। यह काला बिंदु खदान या तो खान का चिन्ह है। आरएफ यह संकेत आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट बताने वाला चिन्ह है। क्या तुम जानते हो, भारतीय सर्वेक्षण संस्था भारत के मानचित्र बनाने वाली एक मुख्य संस्था है और इसी संस्था की स्थापना 1767 में हुई। इस संस्था ने प्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षण करके भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न पैमानों पर आधारित स्थलदर्शक मानचित्र तैयार किए हैं और ये मानचित्र अपनी अचूकता के लिए विश्व मान्य है, जगन मान्य है। इस संस्था का मुख्य कार्यालय उत्तराखंड के देहरादून शहर में है। देखो, भारतीय सर्वेक्षण संस्था का जो मुख्यालय है, मुख्य कार्यालय उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में है और यह उसका सिंबल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। 1767 में उसकी स्थापना हुई है। थोड़ा सोचो, जसबीर और मनजीत मानचित्र का वाचन कर रहे हैं, उन्हें निम्न संकेत तथा चिन्ह समझ में नहीं आ रहे हैं। 1. संकेतों तथा चिन्हों के आगे उनका अर्थ लिखकर क्या तुम उनकी मदद करोगे? जैसे पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, डाक कार्यालय, उसका ये चिन्ह है। ये दूसरा है दीपगृह, यहाँ पे लिखो। तीसरा है किला, यहाँ पे लिखो। और यह है युद्ध भूमि का, यहाँ पे लिखो। ये सड़क यहाँ पे बताओ। और ये नीचे वाला कुआं और उसके नीचे झरना बताया जाता है। नंबर 2, इनमें से चिन्ह कौन से है और संकेत कौन से है, यह भी कोष्टक में लिखो। देखो देखो क्या है, तो जिस जगह पे त्रिभुज, त्रिकोण इसका उपयोग किया जाता है तो वह संकेत होते हैं। और ये जैसे कि मंदिर का ये एक चित्र बताया, दीपगृह का चित्र बताया, ये युद्ध भूमि तलवार का चित्र बताया, तो इन्हें चिन्ह कहते हैं। यह ध्यान में रखो। नेक्स्ट, थोड़ा सोचो, करके देखो। अब पहले की तरह अपने विद्यालय अथवा घर के परिसर का प्रारूप पुनः तैयार करो। इसमें उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह तथा संकेत पहले निश्चित करो। इस प्रारूप के लिए इनका उपयोग करो। अब देखो, क्या तुम सहजता से एक दूसरे का प्रारूप समझ लेते हो? हमने क्या सीखा? भूरूपों की पहचान, मानचित्र में प्राकृतिक रचना दर्शाने की पद्धति। नंबर 1 में क्या, तो हमने भूरूपों की पहचान, ऊंचाई, गहराई, यह समझ में सीखी। नंबर 2,
मानचित्र में प्राकृतिक रचना दर्शाने की पद्धति हमने सीखी। मानचित्र में प्राकृतिक रचना जैसे कि ऊंचाई, गहराई या दर्शाने की पद्धतियाँ हमने देखी। ये 3 अलग अलग पद्धतियाँ सीखी। नंबर 3, ऊंचाई तथा गहराई के लिए रंगों का उपयोग कैसे किया जाता है मानचित्र में, यह भी हमने सीखा। नंबर 3, चिन्हों तथा संकेतों का उपयोग मानचित्र में कैसे करते हैं, यह भी हमने सीखे। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह हम सभी परिसर अभ्यास मतलब भूगोल का अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छे तरह से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे देखते समय जब आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करो, जिससे अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी और सबसे पहले वह वीडियो आप देख पाओगे। धन्यवाद।